नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 2 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, PET एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। J&K लॉन्चेज राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून। सीधे सीधे यहां से प्रश्न बन जाएगा कि भी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून को शुरू किया है। तो एज पार्ट ऑफ effort to improve the mental well-being of the people of Jammu and Kashmir amid COVID-19, the State Disaster Response Force, जिसे SDRF कहते हैं, on Wednesday inaugurated Sukoon, the Union Territory फर्स्ट 24/7 यानी 24/7 24 घंटे काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। यानी यह जो है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले 24/7 सुकून का उद्घाटन किया। तो ये सुकून याद रखिएगा, द नेम ऑफ द प्रोग्राम लिटरली मींस रिलीफ यानी राहत, एंड इट्स मेन गोल इज टू प्रोवाइड गाइडेंस टू पीपल डीलिंग विथ एंजाइटी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD, सब्सटेंस एब्यूज, पैनिक अटैक्स एंड मेनी अदर मेंटल इश्यूज। यानी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ घरेलू हिंसा, इस तरह की बहुत सारी वारदातें। हालांकि इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन यह भी चिंतित था। कोई भारत ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या थी। तो ऐसे में हमारे देश के यूनियन टेरिटरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ने सुकून नामक यह हेल्पलाइन जारी किया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सस्पिशियस ड्रोन सीन अगेन ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू। तो जम्मू के पास आज सुबह तड़के ही फिर ड्रोन के संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया, जिसमें अंतर यहां पर जो सेक्टर है अरनिया सेक्टर में, तो यह गतिविधि देखी गई। इसके बाद BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, कई राउंड गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वह ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। ये तो रही खबर। अभी कुछ दिन पहले भारत में पहला ड्रोन हमला भी पाकिस्तान ने ही किया है। तो इन सब के पीछे चिंता है कि आखिर यह ड्रोन हमले से कैसे हम लोग अपने आप को बचाएं। भारत के साथ साथ यह वैश्विक समस्या है। किन देशों ने यह तकनीक इजाद कर ली है, इन सब बातों का हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। तो इस तरह से इन द जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय है कि दे आर क्वाइट स्मॉल, ये छोटे होते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच देम। यानी यह रडार की पकड़ में नहीं आ सकते, क्योंकि काफी निचली हाइट से और छोटे होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन फ्लाई वेरी लो, सो दे फेल टू कैच द रडार, यानी रडार इसको नहीं पकड़ सकता। सच ड्रोन्स आर प्रूविंग टू बी ए कंसर्न फॉर स्ट्रेटजिक टारगेट, यानी रणनीतिक जो ठिकानों के लिए इस तरह के जो ड्रोन हैं वह चिंता बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। तो सर्विलांस, इंटेलिजेंस एंड द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर नीडेड टू थ्रट सच अटैक। यानी इसमें क्या कह सकते हैं कि इस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए सर्विलांस, इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा लो लेवल रडार और हाईटेक नाइट विजन डिवाइस भी इस तरह के हमलों को रोकने में सक्षम है। यानी हाईटेक नाइट विजन डिवाइसेस आर आल्सो कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग सच अटैक्स। तो इसको हम लोगों को डेवलप करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, यानी विशेषज्ञों के अनुसार, द US, रशिया, इजराइल, चीन
Turkey are expert in the technology to prevent such drone attack। यानी इस तकनीक में, यानी कह सकते हैं ड्रोन हमलों को रोकने की तकनीक में अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन और तुर्की माहिर हैं, वह कंट्रोल कर लेते हैं। तो इन अफगानिस्तान अमेरिका हैज यूज्ड ड्रोन सेवरल टाइम टू अटैक टेररिस्ट। यानी आतंकवादियों पर हमले के लिए, यानी आतंकियों पर हमले के लिए अमेरिका ने कई बार अफगानिस्तान में ड्रोन का यूज किया था। Apart from this, America has also successfully used them in Syria। सीरिया में भी इसने जो है सफलतापूर्वक इसका यूज किया। Sometime back, Turkey had also used drone attacking in battles of Azerbaijan and Armenia। आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले ही। तो द यूके लॉन्च ए न्यू रडार इन सितंबर लास्ट ईयर कॉल्ड द A800 3D, इसका नाम रखा गया है। यह पिछले साल सितंबर में नया रडार लॉन्च किया है। इसको ब्राइट स्टार सर्विलांस सिस्टम ने तैयार किया है यूके के। अमेरिका ऑलरेडी हैज दिस टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पास पहले से यह तकनीक है। बट डिस्पाइट दिस, it is now developing such a technique through which drone can be easily destroyed in the air। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका के पास इसकी तकनीक पहले से, लेकिन इसके बाद भी वह एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसके जरिए वो आसानी से हवा में ही इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सके। द नेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, इसका नाम दिया गया है। द यूएस एंड इजराइल हैव ज्वाइंटली डेवलप ए टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या है, स्काई लार्ड नाम से विकसित किया है। इससे ड्रोन को जाल में फांसा जा सकेगा। इस तरह से इन द व्यू ऑफ दिस, सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो वर्किंग ऑन सच टेक्नोलॉजी फ्रॉम विच सच अटैक कैन बी अवॉइडेड। चाइना है, साउथ कोरिया भी इस पर प्रशिक्षण कर रहा है। तो इस तरह से इस ड्रोन से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। जल्द ही भारत भी इस तरह की तकनीक को इजाद करेगा। ऐसे में भारत को अब चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सरहद पर इस तरह की गलतियां कर रहा है। तो ऐसे में भारत को अपनी सर्विलांस इंटेलिजेंस को और भी पुख्ता करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। 9 कंट्रीज इन यूरोप अलाउ ट्रेवल फॉर पीपल who have received कोविशील्ड। यानी यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके लोगों को यात्रा की अनुमति दे दी है। 9 countries in Europe have allowed people who have received the anti-COVID vaccine कोविशील्ड। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, Iceland, Ireland and Spain have allowed people who have received the Covishield। तो स्विट्जरलैंड being a Schengen country, याद रखना सेंजन कंट्री, सेंजन वीजा होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसने भी इसे स्वीकार कर लिया। इस्टोनिया तो सब के लिए यानी पुष्टि कर दी है कि भारतीयों के यहाँ की यात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत सभी टीकों को उसने मान्यता दे दिया है। इससे पहले भारत ने काफी कड़ा रुख अपनाते हुए यूरोपीय संघ से कहा था कि इस पर विचार करें। तो इस तरह से यूरोपीय यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, और इसे ग्रीन पास भी कहा जाता है, इज कमिंग इनटू इफेक्ट ऑन थर्सडे विथ एन एम टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इस तरह से यूरोपीय यूनियन एक तरह से देखा जाए तो उसका ढीला हुआ रुख, और इस तरह से अब भारतीयों को अनुमति मिलने लगी। तो कोविशील्ड वैक्सीन को, जैसा कि आपको पता है, कई बार बता चुका हूं, मेनी टाइम आपको हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। द कोविशील्ड वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका which is being manufactured in India by Serum Institute of India। अडार पूनावाला का नाम तो सुना ही होगा, उसी ने इसको विकसित किया है, कोविशील्ड के नाम से
बना रहा है। तो अब यहाँ पर शेंजन एक पॉइंट आया था, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। शेंजन जो शेंगेन वीजा इज सच ए वीजा थ्रू विच 26 कंट्री ऑफ यूरोप कैन बी विजिटेड ऑन द वीजा अलोन, यानी इसी अकेले वीजा पर की जा सकती है। शेंजन वीजा ऐसा है जो यूरोप के 26 देशों की यात्रा कर सकता है। एक्चुअली शेंजन इज कॉल्ड द पासपोर्ट फ्री जोन ऑफ यूरोप, इसको पासपोर्ट फ्री जोन कहते हैं। इस जोन में यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। दिस इज ए शॉर्ट स्टे, हाँ यह कह सकते हैं कि कम समय का वीजा है। इसके जरिए व्यक्ति शेंजन जोन के किसी भी एरिया में 90 दिनों तक पर्यटन या कारोबार के लिए रुक सकता है। फिर अगर वह उसको बढ़ाना चाहता है तो फिर वहां पर उसको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। द शेंजन कंट्रीज इंक्लूड ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये हमने दे दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया रैंक 20th in the Global Startup Ecosystem Index 2021। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 20वें स्थान पर पहुंच गया है 100 देशों में। 2019 में यह 17वें रैंक पर था। इसके बाद 6 स्थान नीचे गिरकर 23वें स्थान पर पहुंच गया था। फिर जो है यह 20वें स्थान पर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया नीड्स टू इंप्रूव इट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना एंड इंटरनेट स्पीड टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है, तभी हम स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत कर सकेंगे। करेंटली 43 सिटीज इन इंडिया आर लिस्टेड इन टॉप 1000 ग्लोबली, जिसमें बेंगलुरु सबसे, इंडिया में ध्यान रखेंगे, यह जो है यह शीर्ष 20 में बेंगलुरु का 10th रैंक है, न्यू दिल्ली का 14th है एंड मुंबई का 16th है। लाइक लास्ट ईयर, दिस ईयर आल्सो यूके, यूएस, यूके, इजराइल, कनाडा, जर्मनी आर इन द टॉप 5। यह शीर्ष 5 स्थानों पर हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। और यह जो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट पर, यह 3 आधारों पर किया जाता है। अब बढ़ते, यहां पर ये तीनों आधार हमने दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। आज हम मेजर इको वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला इंस्टीट्यूट है भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। It was established in 1982. It worked under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. ये भी पूछ लेता है कि यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। Its headquarter कहाँ है? देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के। It is the apex research institute in the field of wildlife and biodiversity conservation in India. यह मान्यता देता है किनको जो है, कौन से लोग विलुप्त हो रहे हैं, यह सब जो है रिपोर्ट तैयार करके फिर रेड डाटा लिस्ट भेजा जाता है। तो यह सब जो है यही भारतीय वन्य जीव संस्थान में किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, it was established in 1982. It is a centrally funded autonomous public management institute, याद रखिएगा। और its headquarter located in भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और its objective is to meet the growing need of managerial human resources in the field of forest, environment and natural resource management। तो इसका उद्देश्य यही है कि वन, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधी संबंधी क्षेत्रों में मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। एंड थर्ड है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह भी भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग की पहल पर इसकी स्थापना 1962 में एक सहकारी प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इट इज द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स काइंड वर्किंग फॉर द प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री, यह भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, इसे CPREEC कहेंगे। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई यहां पर है। इट इज ऑल्सो ए port jointly established by the Ministry of Environment and Forest and the CPREEC
Ramaswamy Iyer Foundation. The CPREC has been a pioneer in environmental education efforts in South India. The main goal of this center is to try to increase awareness about various aspects of environment among school children, local communities and women. इन सब के लिए बढ़ाने का मतलब जागरूकता बढ़ाने का यह प्रयास करता है. एंड लास्ट वन इज सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 in Ahmedabad. It's produced a wide range of environmental program along with a wide variety of educational materials. And next है important scheme में आज हम बात करेंगे हृदय योजना, Heritage Development and Promotion Scheme. It was started in 21st January 2015 by कह सकते हैं the scheme was launched in 21st century in 2015. किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख में इसे शुरू किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोटेक्ट एंड रिजुविनेट द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री. यानी हमारी जो पौराणिक स्थल हैं उनको डेवलप करें. इसमें 12 शहरों की पहचान की गई है. इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपया देगी. इसमें जो शहर हैं 12 सिटीज जैसे वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, मथुरा, गया, कांचीपुरम, वेलंकनी, बादामी, अमरावती, वारंगल, पुरी तथा द्वारका शामिल हैं. तो यह इसका उद्देश्य है कि जो ऐतिहासिक विरासतें हैं हमारी, यह जो भी हिस्टोरिकल हमारी जो हेरिटेज हैं उनके इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे अर्थव्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ होगी अगर इनका हम डेवलपमेंट कर देंगे. तो इससे क्या होगा? मंदिरों, घाटों, ऐतिहासिक स्मारकों, इन सब को डेवलप किया जा सकेगा. अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में. हम बात करेंगे अमिताभ कांत की. इनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नीति आयोग सीईओ. नीति मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे. और अब ये अमिताभ कांत जून 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे. 65-year-old अमिताभ कांत टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द third time since he took over in February 2016. 2016 से यह इस पद पर काबिज हैं और 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं. इनको माना जाता है कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया जैसी कई पहलों के पीछे अमिताभ कांत ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था. अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में. उड़िया पोएट राजेंद्र किशोर पांडा बैक्स कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार. तो कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है उड़िया कवि राजेंद्र किशोर ने 2020 का. ये भी ध्यान रखेंगे. इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. इन 1992 में स्थापित यह राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भी भाषा में योगदान देने वाले लिटरेचर को पहचानने के लिए 2013 में कुवेम्पू के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की गई थी. तो ये जो ट्रस्ट है राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और यह पुरस्कार 2013 में स्थापित किया गया था. मिस्टर पांडा इससे पहले भी अर्लियर अवार्डेड द गंगाधर नेशनल अवार्ड इन 2010 एंड 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है. डॉक्टर पांडा संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की भी उपाधि इन्हें मिल चुकी है. अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में. जेवलियन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया गॉट टोक्यो पैरालंपिक टिकट. यह तीसरी बार टोक्यो पैरालंपिक जाएंगे. इंडियाज लीजेंडरी पैरालंपिक जेवलियन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया improved his on world record to qualify for the Tokyo Paralympic Games during the national selection trial. उन्होंने the 40-year-old झाझरिया who won 2 gold medal in the men's F46 category at the Paralympic Games through 65.71 during the trial. तो यह जो स्वर्ण पदक जीतने वाले 40 वर्षीय झाझरिया ने ट्रायल्स के दौरान 65.71 मीटर भाला फेंका
अपने इस प्रदर्शन से उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया बल्कि 63.97 मीटर के अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड में भी सुधार किया है। उन्होंने रियो पैरालंपिक में भी 2016 में भाग लिया था और टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से शुरू होंगे और ये झाझरिया का तीसरा है। तो 2004 एथेंस पैरालंपिक, 2016 में रियो खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो आज 2 जुलाई है, वर्ल्ड यूएफओ डे है, यानी विश्व यूएफओ दिवस है। इसे वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे आल्सो नोन एज यूएफओ इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे, यानी आज के दिन विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस मनाया जाता है। दुनिया में बहुत से लोग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़न तस्तरी भी कहते हैं। Many people believe in its existence. This day is celebrated for them. तो इस तरह से UFOs have been seen many times on the earth and these cases are really popular among people. तो धरती पर कई बार UFO देखे गए और वो मामले लोगों के बीच में विशेष रूप से छाए रहे। For the first time, a widely unknown flying saucer like object was reported in the यूनाइटेड स्टेट बाय द मीडिया ने बताया था कि एक अज्ञात उड़न तस्तरी जैसी चीजें आसमान में मंडराती देखे जाने की रिपोर्ट बताई सबसे पहले कहां, अमेरिका में। तो एक्चुअली द गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग यूएफओ डे ऑन जुलाई 2 इज टू नोन अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व के बारे में। जर्मनी के न्यूरेनबर्ग में सबसे पहले अप्रैल 1561 में लोगों ने आसमान में बड़े ग्लोब्स, विशालकाय क्रॉस और अजीबो गरीब प्लेट जैसी चीजें देखे जाने का भी दावा किया था। तो इस तरह का कई जगहों पे, रूस में भी इस तरह की घटनाएं हुई, तो यह इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हमने कुछ राज्यों की हाईएस्ट पीक को लिया है। द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय इज लुमशिलोंग विच इज 1968 मीटर हाइट, which is situated in खासी हिल, खासी की पहाड़ी में स्थित है। The highest peak of Mizoram is Phangpui, which height is 2157 meter, and the highest peak of Nagaland is Saramati, which height is 3826 meter. याद रखेंगे, यह नागालैंड और बर्मा, म्यांमार के बाउंड्री पर स्थित है, जो कि विच इज सिचुएटेड इन नागा हिल, जिसे पटकोई बूम की पहाड़ियां भी कहते हैं। द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश इज कांगतो पीक, which height is 7042 meters. The highest peak of Tripura is Battling Ship, 1000 मीटर इसकी ऊंचाई है। द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी, 7817 मीटर इसकी हाइट है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इट इज सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिल्ला, लोकेटेड इन किन्नौर, विच हाइट इज 7025 मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख इज साल्टोरो कांगरी, विच हाईएस्ट पॉइंट है, हाँ याद रखिएगा, 7742 मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नंगा पर्वत, विच हाइट इज 801 मीटर। ध्यान रखेंगे, द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान इज गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी हाई है, इसकी ऊंचाई है, विच इज सिचुएटेड इन आबू हिल, जो कि आबू पर्वत में स्थित है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात इज माउंटेन गिरनार, विच हाइट इज 1069 मीटर। इसी तरह से अगले अंक में हम और चोटियों के नाम बताएंगे। तो इस तरह से हिंदी में भी हमने दिया, इसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सूरज उपाध्याय, रुपिंदर कौर, ज्योति गर्ग, सुश्री संगीता दास, नीतू गौतम, किलर बॉय, डीएस, टाइम मीना, हिमांशु तिवारी, सुभाष रानी, अंकिता राठौर, विनोद जायसवाल, विवेक शुक्ला, संध्या रानी, सचिन वशिष्ठ, त्रिवेणी बघेल, हादी राशिद, प्रशांत पांडे, मधु आशुतोष, एकता, उज्जवल चौबे, मनु शर्मा, संजय नेगी, अनु धामा, सलोनी मिश्रा, शशांक द्विवेदी, नाइम अंसारी,
पूर्णिमा जायसवाल, ध्रुव पारिक, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। ज्योति गर्ग जी ने कई ऐसे प्रश्न पूछे हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। इन्होंने कहा इंटीग्रेटेड बीएड का क्या मतलब है। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब यही है कि 12th पास आउट के बाद ये 4 वर्ष का यह कोर्स होगा, यह ध्यान रखेंगी। और एमफिल या बीएड जो पहले से कर चुके हैं वह निरस्त नहीं होगा, यह 2030 से लागू होगा, यह पॉइंट ध्यान रखेंगी। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मास्टर और ग्रैंड मास्टर के बीच क्या डिफरेंस है, येलो पॉइंट एंड नॉर्म्स में भी बता दीजिए। ग्रैंड मास्टर जैसे शतरंज का यह सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो जो शतरंज की जो सर्वोच्च संस्था होती है विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फ्रेंच भाषा में शॉर्ट रूप में फिडे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेस भी कहा जाता है। तो फिडे की जो स्थापना हुई थी 1924 में की गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 1999 में अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में इसे मान्यता दी थी। तो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है, और यह शतरंज की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। ज्योति जी ध्यान रखिएगा, और जो खिलाड़ी इसे एक बार जीत लेता है वह इस खिताब को पूरी जिंदगी अपने पास रखता है, अर्थात अपने नाम के आगे लगा सकता है ग्रैंड मास्टर। हालांकि विश्व शतरंज महासंघ ने इसके लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। यदि किसी खिलाड़ी पर धोखा या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वह ग्रैंड मास्टर उससे छीन लिया जाएगा पद भी। और अंतरराष्ट्रीय जो मास्टर होते हैं वह तो बहुत सारे हो सकते हैं, ग्रैंड मास्टर जो है उसकी उपलब्धियों के लिए अलग से इसको दिया जाता है। जैसे कि इससे पहले सर्जेई करजाकिन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, 12 साल 7 महीने उनकी उम्र थी, 2002 के बाद इन्होंने तोड़ा है रिकॉर्ड। और नॉर्म्स की बात जो कर रही हैं, येलो रेटिंग जो होती है, तो यह येलो रेटिंग जो है इसके आविष्कारक अरपाद एलो थे। तो यह जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह शतरंज में ही, यह जो है फुटबॉल, अमेरिकी फुटबॉल, बास्केटबॉल, मेजर लीग, इस सब में देखते नहीं न्यूज में आता है ईलो रेटिंग, ईएलओ। तो यह इसके आविष्कारक जो है ईलो रेटिंग सिस्टम के आविष्कारक अरपाद इलो साहब थे। इसमें दो खिलाड़ियों के बीच रेटिंग में अंतर एक मैच के परिणाम के अनुसार यह करता है। तो इसमें जैसे स्कोर कितने किया तो उसको बोला जाता है 2600 पॉइंट अगर उसने जीत लिया, उसी को इलो रेटिंग कहा जाता है। समझ में यही बात। और नॉर्म्स की बात किया जाए तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 2 ग्रैंड मास्टर नॉर्म ऐसे टूर्नामेंट अर्जित करने चाहिए जिसमें कम से कम 27 गेम हो और उसमें 9 राउंड हो। तो वह 9 राउंड और उसमें कम से कम 3 ग्रैंड मास्टर खेल रहे हो, उनको अगर आप शिकस्त देते हैं तो 120 मिनट का थिंकिंग टाइम उसमें लगता है। और नॉर्म को तलाश करने वाले खिलाड़ी को कम से कम 2600 टूर्नामेंट प्रदर्शन रेटिंग करना पड़ता है, तब वह नॉर्म्स कहलाता है। ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और आपका है, डिफरेंस बिटवीन WFUNA एंड IFUNA। तो यह जो है ये तो सीधे सीधे है। IF यानी इंडियन फेडरेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का संघ है, और यह वर्ल्ड फेडरेशन है। याद रखें, विश्व फेडरेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें न्यूज में बताया था, यह आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के प्रश्नों में। आज पहला प्रश्न है, इन विच यूनियन टेरिटरी हैज द काउंसलिंग हेल्पलाइन सुकून बीन लॉन्च्ड। सुकून शुरू किया है जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेंजन वीजा इज नीडेड फॉर ट्रेवलिंग टू the 26 countries of which continent? Australia, South America continent, Europe, Africa continent. And next question है, what is the India's rank in the global startup ecosystem index 2021 by startup blink? 15th, 20th, 25th या 30th? And next question है, where is the Wildlife Institute of India situated? नैनीताल, देहरादून, दार्जिलिंग, ऊटी। And next question है, when was the Heritage Development and Promotion Scheme launched? 2014, 15, 16 या 17? And next question है, which Odia poet has been awarded the कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020? रमाकांत राठी, प्रतिभा रॉय, अपूर्वा किशोर बीर, राजेंद्र किशोर पांडा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पैरालंपिक देवेंद्र झाझरिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? घुड़सवार, जेवेलियन थ्रो, एथलेटिक्स यानी व्यायाम, आर्चरी। इनमें से आपको बताना है। व्हेन इज द वर्ल्ड UFO डे ऑब्जर्व?
1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरनार इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, फोंग पुई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, बैटलिंग सिब इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर बताइएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।